Good morning, students. This is our new class of invitation writing. In previous class, we had studied about invitation writing in card form, and that was formal. Okay, and now today we are starting with informal invitation. Today, initially in starting video, you won't see me. आप मुझे अभी देख नहीं पाओगे क्योंकि मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ और मैं इसको डिक्टेट कर रहा हूँ. नाउ इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन सी ए बोर्ड. आप बोर्ड देख पा रहे हो और उस बोर्ड में आप ये देख पा रहे हो कि एक लेटर लिखा हुआ है, राइट. नाउ दिस इज अ इन्विटेशन इन अ लेटर फॉर्म. क्या होता है उसमें कि आपको एग्जैक्टली क्या होता है कि हम जब कार्ड बांटते हैं, घर में कोई फंक्शन होता है तो हम 1000-2000 कार्ड छपवाते हैं और सबको बांटते हैं. तो उसको हम फॉर्मल क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने कार्ड दिया है, आप केवल यू जस्ट राइट नेम ऑन एनवलप. आप लिफाफे पे उसका नाम लिखते हो एंड देन उसको दे देते हो और वो भी आपको क्या कहेगा, हाँ ठीक है हम बिल्कुल आएंगे. ये इट मीन्स इट्स अ फॉर्मेलिटी. वो आए या नहीं आए, आपका फर्ज था बुलाना. नाउ सेकेंड थिंग व्हाट हैपन्स दैट कुछ आपके बहुत घनिष्ठ इष्ट मित्र होते हैं, बहुत अच्छे मित्र होते हैं. आपको उन लोगों को क्या होता है, इनवाइट करना होता है. भाई ये पुराना फॉर्म है, लेटर फॉर्म, बट इन टुडेज वर्ल्ड वी जस्ट कॉल देम. उनको फ़ोन करते हैं पर्सनली और मनुवार करते हैं, जिसको एम्फेसिस बोलते हैं हम. बट ये अभी भी प्रचलित तरीका यही है कि हम लोग उसको लेटर फॉर्म में लिखते हैं. लेटर फॉर्म में आप देख पा रहे हो, मैं पहले रीडिंग करता हूँ, उसके बाद मैं बोर्ड पे जाऊँगा. आप देख रहे हैं कि लेटर फॉर्म में जो टॉप पे लिखा हुआ है, राइट ऑन द टॉप, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ. मैं राइट ऑन द टॉप इफ़ यू कैन सी, वहाँ लिखा हुआ है, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको 3 लाइन्स, एड्रेस, सिटी और डेट. ये है आपके तीन चीज़. क्या है ये? एड्रेस, सिटी एंड डेट. अब एड्रेस जहाँ पे आपको उसको खत लिखना है, जहाँ पे आपको मित्र रहता है, सिटी जिस शहर में रहता है, और डेट वो तारीख जब आपने डेट लिखा है. उसके बाद आप देख रहे हैं डियर. दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन. आप किसी को संबोधित करते हैं. सैल्यूटेशन के बाद लिखा हुआ है नाम, कि हमें किसको बुलाना है, आपके मित्र का नाम. देन लाइन स्टार्ट विथ I/V. अब आप अकेले बुला रहे हो तो I, आपके पूरे परिवार वाले मिलके बुला रहे हैं तो V. अभी क्या बन जाएगा? I/V हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू. अब इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? I अगर लगा के चलेंगे, I हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू. मुझे आमंत्रित करने में बहुत खुशी महसूस हो रही है तुम्हें, या हमें आपको आमंत्रित करने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है. अब कहाँ आमंत्रित कर रहे हो तो आपको लिखना है टू द. आप हिंदी में देख पा रहे हैं वहाँ पे कार्यक्रम का नाम, जो भी कार्यक्रम है उसमें आपको बुलाना है, उसका नाम लिखना है. विच, उसके बाद देखिए I और V लिखा हुआ है. अब I के साथ M का प्रयोग होगा और V के साथ R का प्रयोग होगा, तो हम I के साथ ही चलेंगे. I am ऑर्गेनाइजिंग, आयोजित कर रहा हूँ, एट. अब वापस ADD एड, एड्रेस लिखा हुआ है, आपके घर का पता लिख सकते हो या आपका घर लिख सकते हो. ऑन डेट, कौन सी तारीख को आप कार्यक्रम आयोजित कर रहे हो, और एट टाइम, कौन से समय ये आयोजित होगा. ठीक है. फिर I/V, या हम I के साथ ही चलेंगे. I वेरी मच होप. यहाँ पे देखिए ग्रामेटिकल एक डायरेक्ट मैंने इज एम आर का यूज़ नहीं किया. ये एक जोर देने के लिए, किसी बात को अपनी वजन देने के लिए आप इसको लिखते हो. आई वेरी मच होप, मैं बिल्कुल आशा करता हूँ, दैट यू विल अटेंड द फंक्शन, कि तुम कार्यक्रम को अटेंड करोगे. फिर लिखा हुआ योर प्रेजेंस विल ग्रेस अस, आपकी उपस्थिति हमें अनुग्रहित करेगी या हमें हमारा मान बढ़ाएगी. फिर लिखा हुआ है थैंक यू, और लास्ट में लिखा हुआ है योर सिंसियरली, और फिर नाम. अभी ये जो अभी तक हमने ये देखा है ना, अब ये लेटर फॉर्म में है. आप अभी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार, है ना. उसके बाद मैं इसको डिटेल से स्टार्ट करूँगा. मैं
एक बार वापस बोल देता हूँ, सबसे टॉप पे है एड्रेस, फिर सिटी, फिर डेट, ये 3 लाइन में हो जाएगा, ये पूरा फॉर्मेट है। नेक्स्ट हिज डियर और नाम जिसको आपको बुलाना है, फिर आप चलेंगे I/V हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू टू द कार्यक्रम का नाम, विच I या V, फिर M/I/M ऑर्गेनाइजिंग एट, फिर क्या आ जाएगा आपका एड्रेस, ऑन, डेट, एट टाइम, I या V वेरी मच होप दैट यू विल अटेंड द फंक्शन, योर प्रेजेंस विल ग्रेस अस, थैंक यू, योर सिंसियरली आपका नाम। अब मैं बोर्ड पे आ रहा हूँ और आपको इसको क्लियरली एक एक स्टेप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी तक मैं बोर्ड से इसलिए हट गया था कि आप उसको पोज करके चाहे तो उसको लिख ले, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले मैं 1 बाय 1 स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप ये देखिए एड्रेस, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा एड्रेस। आपको कैसे लिखना है? एड्रेस लिखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप एग्जामिनर को ये दिखाएं कि आपको क्या आता है। सबसे बढ़िया इस तरह से लिखे, ये हो गया मुन्यूमेरिकल, ये कोमा, पंक्चुएशन, ए कैपिटल, फिर ब्लॉक। अब यहाँ पे देखिए आपने एक हाइफन यूज़ किया है, तो ये बात बता पाएंगे कि मुझे, हमको पता है डैश कहाँ यूज़ करना है। ए ब्लॉक, आर के कॉलोनी। अब इससे क्या साबित हो रहा है? इससे ये साबित हो रहा है कि आपको कितनी चीज़ें आती है। देखिए आपका वेरिएशन देखिए, नंबर, कोमा, कैपिटल, हाइफन, कैपिटल, कोमा, कैपिटल। अब ये एब्रीवेशन है तो यहाँ पे आप डॉट लगा रहे हो, इट मीन्स आपने 8 से 9 डिफ्रेंशिएशन उसके अंदर करके बता दिए। सो दिस इज द बेस्ट वे टू राइट एड्रेस विथ वेरिएशंस। आप जितना वेरिएशन लिखेंगे उतना एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा। चलिए, तो अब हम एड्रेस की जगह पे चेंज कर देते हैं, राइट। हमारा एड्रेस यहाँ हो जाता है, ये हो गया आपका एड्रेस। एड्रेस हमने लिख दिया है 24A ब्लॉक। अब आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो इस तरीके से, RK कॉलोनी उदयपुर, ये आपकी सिटी हो गई, और ये आपका हो गया स्टेट राजस्थान। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख दिया मैंने, इसको ऊपर लिख देते। चलिए वापस एक बार थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर आपकी आएगी डेट, जैसे 18 अगस्त 2020, ये हो जाएगा आपका उदयपुर, ब्रैकेट में आपने राजस्थान। यहाँ हो जाएगा आपका RK कॉलोनी, और ये हो जाएगा 24A ब्लॉक। ठीक है साहब, ये हो गया आपका एड्रेस। तो आप 3 से 4 लाइन भी लिख सकते हो। 24A ब्लॉक, RK कॉलोनी, उदयपुर, ये आपका आपने बता दिया ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन। अब आप क्या चल रहे हैं? डियर। डियर, अब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है दैट इज रुपेश। चलिए, डियर रुपेश, अब मैं उसको डायरेक्टली इंगित कर रहा हूँ। अब यहाँ I या V, अब मैं लिखूँगा V, मैं हम बोलूँगा, हम परिवार बुला रहे पूरा। वी हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू टू द, अब कौन से कार्यक्रम में बुला रहे हैं? अब उस कार्यक्रम का नाम लिख रहा हूँ मैं, टू द बर्थडे पार्टी। ठीक, अब आप चाहे तो इसको इलोबरेट करके लिख सकते हो, टू द यू टू, अब ये द आप हटा दीजिए, माय सन्स बर्थडे पार्टी। अब आपने ये लिख दिया, वी हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू टू माय सन्स बर्थडे पार्टी विच, अब मैंने पहले ही बता दिया आई, हम वीक से चलेंगे। वी, अब आपके आर ही रहेगा। वी आर ऑर्गेनाइजिंग एट, अब बर्थडे पार्टी कहाँ होती है? जनरली घर पे ही होती है। एट आवर होम ऑन, थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, ऑन। अब आपको डेट लिखनी है, अब आप डेट लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे आप ऊपर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगस्त है तो अगस्त के बाद की ही डेट लिखनी है, जैसे 24 अगस्त 2020 एट, अब टाइम समय 6:30 बजे, 6:30
PM। छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, कैसे टाइम लिखना है, उन सब चीज़ों को आपको देखना है। सो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया, वी हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू टू माई सन्स बर्थडे पार्टी विच वी आर ऑर्गेनाइजिंग एट आवर होम ऑन 24 अगस्त 2020 एट 6:30 PM। अब यहाँ पे वही वापस आ जाएगा, ये यहाँ वी आर नहीं लिखना है आपको, ये वी के बाद वेरी ही आएगा। ये एक वजन देने का, स्ट्रेस का तरीका है। वी वेरी मच होप दैट यू विल अटेंड द फंक्शन, योर प्रेजेंस विल ग्रेस अस, थैंक यू, योर सिंसियरली। और यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, RANDHIR रणधीर सिंह। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक आपका लेटर फॉर्म में इन्विटेशन तैयार हो गया। करना कुछ नहीं है, वही का वही है, लेकिन 2-4 लाइनें आपको याद करनी है। आगे समझ में आपको? तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो, इन्विटेशन आप किसी का भी बना सकते हो, ठीक। तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि 12th में जो है अब ये वाला पूछा जा रहा है बार बार। और उसके अलावा भी क्या हो रहा है कि अब इसको एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग भी बराबर पूछा जा रहा है। तो आपको इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लेना है, समझ लीजिए इसको, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में ये तो आपका इन्वाइटिंग हो गया। अब हम आगे चलेंगे एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो देखेंगे। इसका एक बार वापस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको वीडियो को पॉज करके इसको एक प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें। टिल देन, गुड बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम क्लोरोफॉर्म कैसे प्रिपेयर करते हैं उनके प्रिपरेशन मेथड डिस्कस करें। पिछले लेक्चर में विरंजक चूर्ण की रिएक्शन हम एथेनॉल और एसीटोन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की रिएक्शन एथेनॉल और एसीटोन से करा के भी हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा पढ़ा था सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड की भी हम अल्कोहल या एसीटोन से रिएक्शन करा के क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड पढ़ा था क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट की किसी भी बेस से NaOH या KOH से रिएक्शन करा करके भी हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म। फोर्थ हमने डिस्कस किया था पार्शियली रिडक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन टेट्राक्लोराइड का पार्शियली रिडक्शन करके भी हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट मेथड है जो हमने 11th में भी डिस्कस किया था, एल्केन के क्लोरीनीकरण के। एल्केन का क्लोरीनेशन करते हैं तो हमें हेलो एल्केन्स मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। ये देखिए आप, ये है मेथेन। मेथेन का क्लोरीनीकरण अल्ट्रावायलेट किरणों की प्रेजेंस में करते हैं तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है और सबसे पहले हमको क्या मिलता है, एक H हटता है और क्या बनता है, एक Cl, यानी कि मोनोक्लोरो। फिर इसका वापस अगर हम क्लोरीनीकरण करें तो क्या बनता है, डाइक्लोरो मेथेन। और अगर इसका और क्लोरीनीकरण करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ट्राइक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफॉर्म। और इसका और क्लोरीनीकरण अगर हम कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, टेट्राक्लोरोमेथेन। हमको क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो क्लोरोफॉर्म का अगर हम हेलोजिनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन अल्ट्रावायलेट यानी लाइट की प्रेजेंस में, तो हमको मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा जो हेलो डेरिवेटिव्स यानी क्लोरोमेथेन का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है, जिसका हम प्रभाजी आचरण से यानी डिस्टिलेशन करके हम क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपके प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो गए क्लोरोफॉर्म के। ये देखिए अब ये हमने क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म मोनो, डाई, ट्राई और ये टेट्रा। मेथेन के क्लोरीनीकरण से क्लोरोफॉर्म मेथेन से किया तो क्लोरो, उसका किया तो वापस डाइक्लोरो, डाइक्लोरो किया तो ट्राइक्लोरो यानी क्लोरोफॉर्म। और अगर हमको टेट्राक्लोरोमेथेन बनाना है तो और उसका क्लोरीनीकरण हम कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे उसका क्लोरीनेशन करते हैं हमको मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है, जिसका हम
डिस्टिलेशन यानी आसवन करके हम उसको क्या कर लेते हैं, क्लोरोफॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अब है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आ जाए हम किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टी। हर जो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं सब में यही होता है, पहले उन कैसे बनाते हैं, फिर उनके भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण। तो अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। क्लोरोफॉर्म क्या है, रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है, पानी में आंशिक विलय होता है। मीठी यानी स्मेल जो होती है उसकी क्या होती है, स्वीट स्मेल वाला, क्या है, लिक्विड है। ये पार्शियली सोल्यूबल होता है, अगर हम इसको वाटर में सोल्यूबल करें तो पूरा डिज़ोल्व नहीं होता है, कम घुलता है, पानी से भारी होता है। यानी ये क्या होता है, ये नीचे रहता है और पानी क्या रहता है, ऊपर। तो ये पानी से क्या होता है, भारी होता है। इसीलिए जब हमने प्रिपरेशन मेथड देखा तो आपने देखना उस जो ग्राही होता है उसमें पानी ऊपर है और क्लोरोफॉर्म क्या रहता है, नीचे। यानी क्लोरोफॉर्म नीचे रह जाता है और पानी ऊपर। तो ये पानी से क्या होता है, भारी। ये ईथर और अल्कोहल में क्या होता है, विलय यानी सोल्यूबल होता है। क्लोरोफॉर्म की अगर हम अधिक मात्रा सूंघ लें तो बेहोश हो सकते हैं, इसीलिए इसका यूज़ एनेस्थेटिक पर्पस से किया जाता है। अब है क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। अगर हमको एनेस्थीसिया देना है और उसके लिए हमको क्लोरोफॉर्म यूज़ करना है तो वो प्योर क्लोरोफॉर्म होना चाहिए। अगर प्योर क्लोरोफॉर्म नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, विषैला। विषैला क्यों होता है, क्योंकि अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसके अंदर एक विषैली गैस क्या बन जाती है, फॉस्जीन बन जाती है। क्लोरोफॉर्म को अगर हम खुला छोड़ दें तो क्या बन जाती हैं, विषैली गैस फॉस्जीन COCl2। कार्बन को क्या होता है, डाइक्लोरो कार्बोनिल यानी फॉस्जीन गैस बन जाती है जो क्या होती है, पॉइजनियस होती है। अगर तो हमको कैसे पता चलेगा कि क्लोरोफॉर्म प्योर है, अगर हम क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन बन चुकी होगी तो क्या बन जाएगा, HCl। यानी कि उस क्लोरोफॉर्म में क्या बन चुका है, HCl। अगर हम उसमें क्या डाल दें, AgNO3 डाल दें, यानी क्लोरोफॉर्म में अगर आप क्या मिला दो, सिल्वर नाइट्रेट मिला दो, अगर वाइट PPT आ जाता है इसका मतलब क्लोरोफॉर्म क्या है, आपका क्या हो गया, विषैला हो चुका है, यानी पॉइजनियस हो चुका है। यानी कि उसको हम एनेस्थेटिक पर्पस के रूप में नहीं यूज़ में कर सकते। तो एग्ज़ाम में एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म का आप पता कैसे लगाओगे। अगर शुद्ध क्लोरोफॉर्म में हम क्या डाल दें, AgNO3 डालते, अगर वाइट PPT आ जाती इसका मतलब उसमें फॉस्जीन बन चुकी है, वो क्या हो गया, पॉइजनस हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो क्लोरोफॉर्म है उनको हम रंगीन यानी कि जो कलरफुल बॉटल्स होती हैं उसमें पूरा ढक्कन तक भरना चाहिए उसको। क्यों, अगर हम उसको खुला छोड़ेंगे या वाइट बोतल में भर देंगे तो क्या होगा, लाइट अंदर चली जाएगी और उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म को हमेशा कलर्ड बोतल यानी रंगीन बोतलों में भरा जाता है और बिल्कुल टाइट करके उसको सील पैक करके रखा जाता है और मुंह तक पूरे ऊपर तक, जैसे ये बोतल है तो उसका पूरा लेवल बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो फॉस्जीन बन जाती है। तो कौन सी विषैली गैस बनी, फॉस्जीन। कैसे पता लगाया फॉस्जीन बन चुकी है, क्लोरोफॉर्म में AgNO3 डाल दो, अगर वाइट PPT आ जाता है इसका मतलब क्लोरोफॉर्म विषैला हो चुका है। लेकिन अगर हमको इसका शुद्धता का पता लगाना तो हम ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन हम इसके विषैलेपन को भी बचा सकते हैं। अगर हम क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में क्या डाल दें, एथेनॉल। अगर हम एथेनॉल डाल देते हैं तो अविषैला यानी कि नॉन पॉइजनियस डाईएथिल का बन जाता है, कार्बोनेट बन जाता है जो अविषैला होता है। ये देखिए COCl2 क्योंकि विषैला हो चुका है तो उसमें फॉस्जीन बन चुकी है। अगर उसमें हमने एथेनॉल मिला दिया तो एथेनॉल क्या होगा, ये HCl और ये HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और डाईएथिल
2 एथिल है, डाई एथिल, और ये देखिए CO3 डाई एथिल कार्बोनेट अविषैला सब्सटेंस बन जाता है, जिससे हम क्या बना सकते हैं, उसको लंबे समय तक हम क्लोरोफॉर्म को क्या सकते हैं, रख सकते हैं और उसको पॉइजनस होने से बचा सकते हैं। तो आपके 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में मुंह तक भरकर अंधेरे में क्यों रखा जाता है? ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। और अगर उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है तो कौन सी गैस बनती है? फोस्जीन, ये विषैली होती है। अगर हमको इसके विषैलेपन को ख़त्म करना है तो क्या मिलाना पड़ता है? एथेनॉल। क्या बनता है? डाई एथिल कार्बोनेट। ये आपके इसके क्या हो गए? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और ये दूसरे रासायनिक गुण में भी आपका ये ऑक्सीडेशन वाला फर्स्ट पॉइंट इसी में कवर हो जाता है। तो इसके 2 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आपके ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। तो एग्ज़ाम में आ सकता है क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो ये देनी, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होना, तो भी ये रिएक्शन देनी, और क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाना है, तो भी आपको यही रिएक्शन देनी है। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये बोर्ड में आ सकती है। तो दूसरा है अपचयन। अगर क्लोरोफॉर्म का अपचयन हम किसकी प्रेजेंस में कराएं? जिंक और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएं तो प्रोडक्ट बनता है डाइक्लोरोमेथेन। और अगर इसका अपचयन किसकी प्रेजेंस और जिंक और H2O की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है? मेथेन। मेथेन के क्लोरीनेशन से हमको क्या मिलता है? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म के रिडक्शन से हमको मेथेन और डाइक्लोरो। तो लेकिन हमको रिड्यूसिंग जो एजेंट है उनका ध्यान रखना है। अगर हम जिंक और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो डाइक्लोरोमेथेन, और जिंक और वाटर की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? मेथेन। ये आपके जो हैं सेकंड है रिडक्शन। एग्जाम में अगर आ जाए रिडक्शन तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है। क्लोरोफॉर्म प्लस जिंक प्लस HCl रखा हुआ है, तो ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? तो क्या बनेगा? डाइक्लोरो। ये 2H की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और अगर H2O लिखा है तो आपको मेथेन बनानी है। तीसरी रिएक्शन है एसीटोन से। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट है ऑक्सीडेशन यानी वायु से रिएक्शन, सेकेंड है रिडक्शन, थर्ड है एसीटोन से रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म के एसीटोन से रिएक्शन करते हैं तो एक निद्राकारी यानी हाइपोटोनिक, जिससे नींद आती है, नींद आने वाली क्या बनती है? निद्राकारक जो एक दवाई बनती है हाइपोटोनिक, जिसके लेने से हमें क्या आती है? नींद। यानी जो भी नींद वाली दवाइयाँ होती है उसमें ज़रूरी नहीं हो कि ये मिला हो, लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम किससे करा दें? एसीटोन से करा देते हैं तो क्या बनता है? क्लोरीटोन। तो ये एक एग्ज़ाम में आ सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से एक रिएक्शन आती है। क्लोरीटोन का फॉर्मूला भी आ सकता है। यह आ सकता है एसीटोन, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से रिएक्शन दीजिए। यह आ सकता है क्लोरोफॉर्म से हम क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। यह आ सकता है, इसी को देखिए 4 तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से कराने पर एक निद्राकारक औषधि बनती है, उसका फॉर्मूला लिखिए और कंप्लीट द रिएक्शन। तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, यानी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन। तो आपको देखो, इसको मैं याद करने का आपको बता देती हूँ कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर हम उससे कराते हैं एसीटोन से, ये देखिए CH3, आपको याद रखना है क्लोरीटोन का फॉर्मूला। कैसे याद रखेंगे? ये है एसीटोन, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म से। अब क्लोरोफॉर्म को अगर आप तोड़ो तो H पे क्या आता है? प्लस, और CCl3 पे क्या आता है? माइनस। अब ये अगर ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, इस पे क्या आ गया? माइनस, और इस पे क्या आ गया? प्लस। तो माइनस के साथ क्या जाता है? प्लस। तो रिएक्शन में क्या बनेगा? आपको क्या करना है? O के साथ को क्या भेजना है? H को, और इस C के साथ क्या भेजना है? CCl3 को। ये इसको बोलते हैं क्लोरीटोन, यानी कि कार्बन में से डबल बॉन्ड हटा के O के साथ H और एक के साथ क्लोरोफॉर्म का क्या आ जाएगा? CH3 में से H जाएगा O के साथ और Cl3 जाएगा कार्बन के साथ। तो ये बन जाता आपके क्लोरीटोन, निद्रा कारक औषधि।
ये एसीटोन से रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो गई। फिर है जल अपघटन, ये भी हाइड्रोलाइसिस, जैसे हमने डाई का किया था, अब इससे भी इसमें ट्राई का, तो 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे। ये देखिए ट्राई का, इसके 3 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। किसी भी कार्बन पर अगर 2-3 OH जुड़े होते वो अनस्टेबल होता है, तो ये देखिए अनस्टेबल है, इसमें से क्या निकल जाएगा H2O, तो क्या बन जाएगा HCOOH। तो एग्जाम में आ सकता है क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक एसिड कैसे फॉर्म करोगे, तो भी आपको ये रिएक्शन देनी है। और अगर आ जाए क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस करना है तो भी आपको क्या देनी है, ये रिएक्शन देनी है। ये देखिए क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म, अब 3 Cl है, जैसे अपन ने डाई में किया क्या 2 मॉलिक्यूल्स ले, यहाँ पे हम क्या लेंगे, मैं इसको आपको बता रही हूँ पूरा ओपन करके। ये देखिए Cl, 3 Cl है तो हमको 3 KOH की ज़रूरत पड़ेगी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH लेंगे, क्या बन जाएंगे, तीनों में से ये देखो ये Cl, इसके एक 3 CK है तो तीनों क्या निकल जाएंगे KCl के रूप में, यानी को प्रोडक्ट बन गया KCl, और तीनों OH क्या हो जाएंगे, इस कार्बन से जाके जुड़ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है ये अब कि एक ही कार्बन पर अगर 2 या 3 OH जुड़ते हैं तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो अनस्टेबल होता है। ये देखिए तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल में से क्या निकल जाता है, जल निकल जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्या बचा HCOOH, यानी क्या बन गया फॉर्मिक अम्ल। तो ये बोर्ड में रिएक्शन आती हैं, ऐसे आती है क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक एसिड कैसे बनाओगे, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन आप कैसे फॉर्म करोगे। तो ये आपके केमिकल रिएक्शंस हैं, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसको हम बोलते हिंदी में बोलते हैं संरक्षण बोलते हैं, जिसमें हमने देखा था कि आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर एटम विस्फोट के बारे में हमने देखा था कि एटम विस्फोट में यूनिट मास डिस्ट्रॉय होता है, इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रॉय होता है। तब नया इमेजिंग किया गया, कंसीडर किया गया कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक दूसरा पार्टिकल भी होता है जो कि साथ में डिस्ट्रॉय होता है, तब जाके इस यूनिवर्स का नेट चार्ज क्या होता है, बैलेंस्ड कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ये जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ने मिलकर एक दूसरे को निगल दिया और किसमें कन्वर्ट हो गए, एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिहिलेशन का प्रोसेस, या हिंदी में जिसको बोलते हैं शून्यकरण का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और दोनों ने एनर्जी में कन्वर्ट होकर कितना बना दिया, 2 गामा यानी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बना दी। और आइंस्टीन की ये जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन भी प्रूव हो गई, E = mc², यानी सब मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कैसे, ये दोनों दो कैसे हैं, पार्टिकल है, यानी इन दोनों का नेचर के साथ मैटर का नेचर है, मैटर का नेचर है, पार्टिकल है, और ये पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी में। और कितनी एनर्जी में, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो दूसरा कि हमने यहां पर क्या लिखा है, बी वाले लॉ में, ये फर्स्ट ए वाला लॉ था जिसमें बोला गया था आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर। दूसरे वाले लॉ में आइंस्टीन ने क्या कहा कि चार्जेस इन पेयर कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हमने देखा कि चार्जेस अगर पेयर में है तो वो क्या डिस्ट्रॉय होकर क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने डिस्ट्रॉय तो कर दिया चार्जेस को, अब हम चार्जेस को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। और चार्जेस को हम क्रिएट कैसे करेंगे, तो क्रिएट करने वाले जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन। और पेयर प्रोडक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन। ठीक है, युग्म उत्पादन। तो पेयर प्रोडक्शन में आइंस्टीन ने हमें क्या बताया कि एक हार्ड मेटल लिया, आइंस्टीन ने क्या किया, एक हार्ड मेटल लिया, और वो हार्ड मेटल कौन सा था, प्लेटिनम। हार्ड मेटल कौन सा था, प्लेटिनम, Pt4 प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम। हाँ, प्लेटिनम लिया, जैसे इस टाइप का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि ये एक वी शेप का एक हार्ड मेटल लिया जिसको प्लेटिनम था, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, गामा रेस को कंप्रेस्ड किया। गामा रेस को क्या किया, कंप्रेस्ड किया। और जैसे ही गामा रेस को इन्होंने कंप्रेस्ड किया और उन्होंने देखा कि उनको 2 पार्टिकल मिले यहां पर, और वो पार्टिकल था एक तो पॉजिट्रॉन और दूसरा क्या मिला इनको, इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो कैसे पॉसिबल हुआ? तो उन्होंने देखा कि जैसे गामा रेस को यहां पर कंप्रेस्ड कराया, गामा रे क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। गामा रेस क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो अब गामा रेस गई कहां पर? क्योंकि अपन ने देखा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आपने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ 10th क्लास में पढ़ा होगा, या 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में, कि ये जो गामा रेस है वो क्या है? एक तरह की एनर्जी है, और एनर्जी हम जानते हैं कि एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी हम नहीं कर सकते। तो वो एनर्जी गई कहां पर? तो देखा कि जैसे ही यहां पर स्ट्राइक करवाई, सारी गामा रेस को यहां पर कंप्रेस्ड करवाया, तब क्या हुआ कि वो गामा रेस क्या होगी? यहां पर एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्ब होगी यानी वो किसमें कन्वर्ट होगी? तो वो कन्वर्ट होगी पार्टिकल में। किसमें कन्वर्ट होगी? पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट होगी। तो प्लेटिनम की रिएक्शन किसके साथ कन्वर्ट कराई? गामा रेस के। तो हमें क्या मिला? एक पॉजिट्रॉन मिला और एक क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिला। तो एक बार मैं यहाँ रिपीट कर लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम। पॉजिट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस होता है, और कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम। यानी दोनों के ऊपर चार्ज कैसा होता है? बराबर होता है, और दोनों का मास भी कैसा होता है? बराबर होता है। यानी दोनों का मास कितना होता है? तो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। ये किसका मास होता है? इलेक्ट्रॉन का मास। और जो दूसरा पार्टिकल कंसीडर किया गया उसका भी मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थी जो कि हमने देखी, जिसमें से लास्ट एक प्रॉपर्टीज है जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये एनिहिलेशन का प्रोसेस हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी आप इसको समझना जरूरी है। और वो प्रॉपर्टीज क्या है? इनवेरियंस यानी निश्चितता। मतलब क्या होता है इसका? m इज इक्वल टू m0 ओपन रूट 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू m0 और c ऊपर चला गया उल्टा होके, तो कितना हो गया? c स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज m, व्हाट इज m0, c स्क्वायर, v स्क्वायर, ये सारी चीजें क्या है? तो ये सारी चीजें क्या है? तो m क्या है? मास। m0 भी क्या है? मास। ठीक है, पर m0 क्या है? जिसको हम बोलेंगे ओरिजिनल मास। ओरिजिनल मास। m क्या है? न्यू मास। न्यू मास। ठीक है, v4 वेलोसिटी, v4 वेलोसिटी, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, जिसको आप जानते हो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये मतलब क्या होता है कि ये मास है, ठीक है, और ये न्यू मास है, ये ओरिजिनल मास है, और ये न्यू मास है, ये वेलोसिटी, और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है? इनवेरियंस का मतलब क्या होता है? तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैटर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और वो कैरेक्टरिस्टिक कौन है? वन इज मास एंड अदर इज चार्ज। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी या एक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? मास है, और दूसरी प्रॉपर्टीज को कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? चार्ज है। ठीक है, तो जब अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है, अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है, और अगर उसको वेलोसिटी दे दी जाए, उसको कुछ एनर्जी दे दी जाए, और वो उस एनर्जी के कारण कौन सी कंडीशन में आती है? मोशन की कंडीशन में आती है। तो अगर बॉडी कौन सी कंडीशन में? एट मोशन। कौन सी कंडीशन में? एट मोशन की कंडीशन में। तो अगर बॉडी की अगर स्पीड बढ़ती है और वेलोसिटी बढ़ती है, तो क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी की अगर स्पीड बढ़ती है, कंटिन्यूअसली अगर उसकी स्पीड बढ़ती है, तो उसका मास क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। उसका मास क्या होता है? चेंज हो जाता है, जिसको हम डिटेल से आगे हमारा एक चैप्टर है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। पर यहां पर हम सिर्फ छोटा सा एक फॉर्मूला लगा के समझ रहे हैं इसको, कि जब भी किसी बॉडी का अगर स्पीड इंक्रीज होती है, यानी वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती है, तो उसका मास क्या होता है? चेंज होता है। और कैसे चेंज होगा? तो उसका मास, ओरिजिनल मास कितना? उसका m0 है। ओरिजिनल मास को डिवाइड में किसका क्या किया अपन ने? 1 माइनस v स्क्वायर। v क्या है? वेलोसिटी यानी स्पीड उसकी, और c क्या? स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हमने रेसिप्रोकल यहां पर एक फॉर्मूला बनाया
तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होगी तो उसका मास क्या होगा, चेंज होगा, पर इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहां पर इनवेरियंस का मतलब क्या है कि अगर किसी भी बॉडी की स्पीड कितनी भी बढ़ा दो, उसके ऊपर जो चार्ज है वो कभी चेंज नहीं होगा। इसके ऊपर अगर 1 कूलाम चार्ज है तो उसके ऊपर 1 कूलाम ही चार्ज रहेगा, उसका चार्ज कभी चेंज होने वाला नहीं है। जबकि मास उसका क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि v की वैल्यू बढ़ाएंगे, अगर v की वैल्यू बढ़ाएंगे, अगर आप देखोगे कि कंटिन्यूस उसका मास क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, रूट में है 1 माइनस v स्क्वायर है, ठीक है। तो v की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कम ही होगी, ठीक है। तो जैसे ही यहां पर अगर आप देखोगे, अगर इसको देखोगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में देखोगे कि डिनोमिनेटर जितना भी कम होगा ये वैल्यू उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा डिनोमिनेटर होगा उतनी ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। पर हम देखेंगे यहां पर इनको जब आगे सोल्व करेंगे कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा, पर चार्ज के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं आएगा, यानी चार्ज जो रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये था फोर्थ प्रॉपर्टीज, यानी चारों प्रॉपर्टीज हमने देख ली है, 2 बार हमने पढ़ ली इन प्रॉपर्टीज को। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो नया टॉपिक है किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, कितने प्रोसेस है या कितने मेथड है। तो जिसमें से एक मेथड तो हम पढ़ चुके हैं, बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ यहां पर मेथड का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो 3 तरह के हमारे पास मेथड है। बाय फ्रिक्शन, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के मेथड कौन कौन से हैं, तो एक तो है बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी घर्षण द्वारा, हिंदी में बोले तो घर्षण द्वारा, ठीक है, घर्षण द्वारा। दूसरी जो हमारे पास मेथड है कंडक्शन, बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन। और तीसरा जो हमारे पास मेथड है बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो 3 तरह के हमारे पास मेथड है। कंडक्शन का मतलब स्पर्श करके, स्पर्श, ठीक है, और इंडक्शन का मतलब है प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा, ठीक है। हिंदी में ये हिंदी मीनिंग मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। तो चार्जिंग के 3 मेथड है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। यानी किसके द्वारा करेंगे, फ्रिक्शन के द्वारा हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन के द्वारा किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, और इंडक्शन के द्वारा भी हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन के द्वारा कैसे करेंगे, तो जो कि हम पढ़ के आए हैं कि जब 2 बॉडी को हम आपस में रब करते हैं तो उनके बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, और एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। इसके बाद हमने और देखा था कि चार्ज और मास का रिलेशन क्या है, कि जैसे कि एक जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसके अंदर से मास क्या हो गया, कम हो गया, और वो बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई। यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाइटर देन नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और अपन कह सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज हेवियर देन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जिसको हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको फटाक से निपटा दिया है, ठीक है। तो बाय फ्रिक्शन हम पढ़ चुके हैं, जिसको मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। जिसको बाय फ्रिक्शन का मतलब ये जो रबिंग का प्रोसेस है, कि किसी भी बॉडी को हम रब करके कैसे चार्ज करते हैं, वही क्या है, बाय फ्रिक्शन द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। और कैसे, कि जैसे कि एक ये हमारे पास एक स्फीयर है, मेटल का स्फीयर है, ठीक है। इसको हमने यहां पर एक स्टैंड लगा दिया, वुड का स्टैंड लगा दिया, और वुड कैसा होता है, एक तरह का इंसुलेटर होता है जो कि चार्जेस के फ्लो को अलाउ नहीं करता। अब ये एक स्फीयर है हमारे पास, हम चार्ज इस बॉडी को चार्ज कर रहे हैं कौन से प्रोसेस से, बाय कंडक्शन के, यानी स्पर्श करके एक चार्ज बॉडी लाएंगे इसके पास, जिसको चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से स्पर्श कराएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे इसके, और इस बॉडी को हम चार्ज करेंगे। कैसे करेंगे, तो एक ये मेटल का हमने स्फीयर ले लिया, अब इसके पास चार्ज कितना है, तो इसका जो नेट चार्ज है इस स्फीयर का वो कितना है, 0। नेट चार्ज इसका कितना है, 0। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास चार्ज ही नहीं, इसके पास चार्जेस तो है, पर नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव कैसे हैं, बराबर है, इसलिए इसका नेट चार्ज कितना है, 0। तो जैसे कि हमने देखा इसके पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये मान लिया अपन ने, इसके पास 2 पॉजिटिव चार्जेस है और 2 इसके पास नेगेटिव चार्जेस है, यानी नेट चार्ज इसका कितना है, 0। यानी 2 पॉजिटिव है इसके पास और 2 नेगेटिव है। तो अभी ये बॉडी चार्ज बॉडी नहीं है, कैसी बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी, ठीक है। अब
ये बॉडी कैसी है? अनचार्ज बॉडी है, इसको चार्ज करना है कौन से प्रोसेस से? बाय कंडक्शन, यानी स्पर्श करके। तो हमने क्या किया, एक ग्लास की रोड को रब किया, बहुत ज्यादा रब किया, और उसके ऊपर एक तरह के चार्ज इंड्यूस्ड हो गए, या हमने कोई दूसरी बॉडी को चार्ज किया, जैसे कि हमने प्लास्टिक की रोड को रब करके चार्ज किया। तो जैसे हमने प्लास्टिक की एक रोड को चार्ज किया, ठीक है, और वो प्लास्टिक की रोड को हमने चार्ज किया, तो जैसे हम जानते हैं कि प्लास्टिक की रोड के ऊपर कौन से टाइप के चार्जेस होते हैं? नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये इसके पास नेगेटिव चार्जेस है बहुत सारे, ठीक है। तो प्लास्टिक की रोड कैसी है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अब इसको हमने अनचार्ज जो बॉडी थी हमारे पास, इससे स्पर्श कराया, यानी कांटेक्ट कराया, टच कराया। जैसे ही हम टच कराते, होता क्या, वो चीज यहां पर समझनी जरूरी है। तो हमने देखा कि ये हमारे पास प्लास्टिक की एक रोड थी जिसके पास चार्जेस कौन से थे? नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो प्लास्टिक की रोड है, इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट है? तो इसके चारों ओर एयर प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। जो प्लास्टिक की रोड के अंदर जो चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं, और रिपल होके सारे जो चार्ज होते हैं वो अंडर टेंशन होते हैं। क्या होते हैं? अंडर टेंशन में होते हैं, यानी ये सारे चार्ज यहां से भाग जाना चाहते हैं, पर बाहर क्या एयर है, और एयर क्या एक तरह का इंसुलेटर है जो चार्जेस के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। तो वो सारे चार्ज यहां पर मजबूरी में इसके अंदर इकट्ठा बैठे हुए हैं। जैसे ही हम इस प्लास्टिक की रोड को इस स्फीयर, यानी कंडक्टर एक तरह का मेटल का स्फीयर है जिससे हम कनेक्ट करते हैं, टच करवाते हैं, तो क्या होते हैं कि ये इस वाले चार्ज को, इस वाले नेगेटिव चार्ज को सारे चार्ज मिलकर क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। तो ये चार्ज जाने का रास्ता ढूंढेगा। जैसे ही इसको मेटल से हमने कांटेक्ट करा, इसको जाने का रास्ता, क्योंकि मेटल जो होता है वो चार्जेस के फ्लो को अलाउ करता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, कंडक्टर, सुपर कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, क्योंकि पूरा चैप्टर है। अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा तो समझ में आएगा नहीं। तो आपको सिर्फ अभी ध्यान रखना है कि कंडक्टर चार्जेस के फ्लो को अलाउ करता है और इंसुलेटर अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो स्फीयर है हमारे पास, वो मेटल का स्फीयर है। तो जैसे ही हमने जो प्लास्टिक की रोड जो चार्ज थी, नेगेटिवली चार्ज थी, उसको टच कराया, तो ये सारे जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो इस नेगेटिव को क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि पॉजिटिव जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव यहां से भागना चाहता है, पर अभी तक इसके पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे हमने मेटल से कांटेक्ट कराया, मेटल क्या कंडक्टर है, वो चार्जेस के फ्लो को अलाउ करेगा। ये नेगेटिव आ गया इसके अंदर, ठीक है। यहां से फ्लो होके कहां पर आ गया? इसके अंदर आ गया। फिर दूसरे वाले नेगेटिव को इन्होंने क्या किया? रिपल किया, वो नेगेटिव भी यहां पर आ गया। तीसरे वाले नेगेटिव को भी रिपल किया, वो भी यहां पर आ गया। चौथे वाले नेगेटिव को भी यहां पर इन्होंने रिपल किया, वो भी कहां पर आ गया? यहां पर आ गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितने चार्ज यहां पर जाएंगे? तो कितने चार्ज जाएंगे? जैसे हमने देखा यहां पर कितने नेगेटिव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नेगेटिव है? 9 नेगेटिव है, ठीक है। तो जब तक इन दोनों के नेगेटिव चार्ज बराबर नहीं हो जाते, तब तक वो चार्जेस यहां से कहां पर जाएंगे? यहां पर जाएंगे, ठीक है। तो ये बॉडी क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो कौन सा है? बाय कंडक्शन का प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? बाय कंडक्शन का प्रोसेस है। और ये बॉडी कौन सी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस है वो है बाय इंडक्शन का प्रोसेस है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रेरण द्वारा चार्जिंग, ठीक है। कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करना है? तो प्रेरण द्वारा। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने एक स्फीयर लिया जो कि कैसा है? अनचार्जड है, ठीक है। इसका नेट चार्ज कितना है? तो नेट चार्ज इसका है 0। इसके पास हम क्या लाए? एक चार्ज स्फीयर लाए जो कि चार्ज है, इलेक्ट्रिकली चार्जड है, और इसके पास कौन से चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। माना हमने कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जब अनचार्ज बॉडी के पास अगर आप चार्ज बॉडी लाते हो तो ड्यू टू इंडक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरण, ड्यू टू इंडक्शन क्या हो जाएंगे? इसके जो चार्ज है, इसके पास कितने चार्ज है? तो इसके पास तो बहुत सारे चार्ज है, पॉजिटिव भी है, इसके पास नेगेटिव भी है, और सारे चार्ज कैसे? रैंडमली अरेंज्ड है। यानी क्या है? रैंडमली अरेंज्ड है, यानी कौन सा पॉजिटिव कहां पर है, कौन सा नेगेटिव कहां पर, कोई फिक्स नहीं है, रैंडमली अरेंज्ड है। तो जैसे अनचार्ज बॉडी, ये क्या है? चार्ज बॉडी है, और ये क्या है? अनचार्ज बॉडी, ठीक है। तो जैसे हम अनचार्ज बॉडी के पास
कौन सी बॉडी लाए, चार्ज्ड बॉडी लाए, तो क्या होता है ड्यू टू इंडक्शन क्या हो जाएंगे, इसके चार्ज क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ। तो सेकंड स्टेप में हम देखेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि एक अनचार्ज बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी लाए, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो अनचार्ज बॉडी थी उसके चार्ज क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड होंगे। और पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है, चार्जेस पॉजिटिव एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, और वो जो है वो उसको अपन क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड चार्ज। तो सेकंड स्टेप में क्या हो गया कि सेकंड स्टेप में हो गया कि ये जो अनचार्ज बॉडी थी इसके पास हमने जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमने रखी थी, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जैसे हमने रखी, ड्यू टू इंडक्शन क्या हो गए, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके अंदर रैंडमली बहुत सारे चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके अंदर जो नेगेटिव है उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके सारे नेगेटिव चार्ज कहां पर आ गए, यहां पर आ गए, और पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन के कारण कहां पर आ गए, सारे चार्ज यहां पर आ गए। तो ये क्या हो गए, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन चार्जेस को हम बोलते हैं बाउंड चार्ज, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन चार्जेस को हम बोलेंगे बाउंड चार्ज। ठीक है, और ये जो हुआ कि जैसे नेगेटिव अट्रैक्ट होके आगे आगे और पॉजिटिव पीछे चले गए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइज्ड। चार्जेस का क्या होना, पोलराइज्ड हो जाना, पोलराइज्ड यानी नेगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ। अब हमको इस बॉडी को चार्ज करना है, कैसे करेंगे, तो जैसे ड्यू टू इंडक्शन क्या हुआ, नेगेटिव एक तरफ हो गया, पॉजिटिव एक तरफ हो गए, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में, ये सेकंड स्टेप हो गया, और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी अपने, और इसके नेगेटिव इधर आ गए और पॉजिटिव एक तरफ हो गए रिपल्शन के कारण। तो हमने क्या किया, जो थर्ड स्टेप थी, और थर्ड स्टेप में हमने किया कि इस बॉडी को, ये जो मेटल का कंडक्टर था, इसको एक मेटल के वायर से हमने इसको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। मेटल के वायर से हमने इसको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अब अर्थ कर दिया तो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो क्या होते हैं, भारी होते हैं। अब रिपल्शन के कारण अब ये पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो इन पॉजिटिव को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। ये रास्ता ढूंढ रहे जाने का, तो इनको रास्ता नहीं मिला, हमने रास्ता दे दिया, ये अर्थ कर दिया इनको। तो अब जैसे हम अर्थ करेंगे, हम जानते हैं कि पॉजिटिव तो कभी फ्लो होते नहीं है, तो पॉजिटिव तो अर्थ में जाएंगे नहीं, तो पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, अपने से जो हल्के चार्ज है उनको अट्रैक्ट करेंगे। यानी इन पॉजिटिव ने क्या किया कि इन पॉजिटिव ने अर्थ से नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और अर्थ से नेगेटिव चार्जेस आए और इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज्ड कर दिया। यानी इस पूरे प्रोसेस के बाद 4 स्टेप में जो हमें बॉडी मिली, एक बॉडी पर तो हमारे पास पहले से चार्ज बॉडी थी, और दूसरी जो बॉडी जिसको हमको चार्ज करना था वो हमको कैसी चार्ज मिल गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हमको मिल गई, जो कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी तो हमारे पास पहले थी, और उसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से हमने क्या किया, एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो क्या हो गया यहां पर, इसने जो पॉजिटिव चार्ज थे उन्होंने अर्थ से नेगेटिव को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और अर्थ से जो नेगेटिव चार्जेस आए उन्होंने क्या किया, इन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, जीरो कर दिया। अब इस बॉडी के पास कौन से चार्ज बचे, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचे हैं। तो ये बॉडी कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एज इट इज हमारे पास पहले से थी। तो ड्यू टू इंडक्शन क्या होता है कि एक अगर चार्ज बॉडी के पास एक अनचार्ज बॉडी लाते हैं, तो अनचार्ज बॉडी के अंदर अपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं, और अर्थ करने के बाद वो बॉडी क्या हो जाती है, अपोजिटली चार्ज बॉडी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने प्रोसेंसेफेलॉन स्टार्ट किया था फोरब्रेन, और उस फोरब्रेन के अंदर हमने सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ लिया था, और उसके फंक्शन बाकी थे। तो आपको याद होगा, और आपने वीडियो देखा भी हो तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो फंक्शन भी उसी से रिलेटेड है जो पार्ट हमने अंदर पढ़े। जैसे हमने लॉब्स के बारे में पढ़ा, फ्रंटल लॉब हो गया, आपका पैराइटल लॉब हो गया, ऑसिपिटल हो गया, और आपका टेम्पोरल लॉब हो गया। उसी के अंदर अपना एक फंक्शन पहले भी आ गया था। जैसे हमने देखा था, टेम्पोरल लॉब के अंदर ही ऑल्फैक्टरी रीजन प्रेजेंट होता है, और आपका जो ऑल्फैक्टरी लॉब्स होता है उसका जो ट्रैक वाला पार्ट होता है, यानी ऑल्फैक्टरी ट्रैक, वो किसके अंदर कनेक्ट होता है, टेम्पोरल लॉब के ऑल्फैक्टरी रीजन के अंदर। और वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल। जैसे नाम से पता चलता है, आदि चीजें साइंस के अंदर नेमिंग से ही पता हो जाती है। जैसे ऑल्फैक्टरी, इट स्टैंड्स फॉर स्मेल। ठीक है, ऑप्टिक इज स्टैंड्स फॉर विजन, और नाम से ही हम फंक्शंस को याद कर लेते हैं इजीली। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के फंक्शन। तो फंक्शंस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर।
सेरेब्रल हेमिस्फीयर के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इट परफॉर्म्स प्लानिंग। जो हम प्लानिंग करते हैं उसमें इंक्लूड होता है प्लानिंग, थिंकिंग, जो आप सोचते हो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये। आर्ग्यूमेंट, जब आपको कोई बात कहता है और उसके ऊपर आप अपने जो कमेंट देते हो या आर्ग्यूमेंट करते हो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो प्लानिंग, थिंकिंग, आर्ग्यूमेंट, मेमोराइजिंग, चीजों को याद करने में आपका जो पार्ट ब्रेन का रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये जो मेमोराइजिंग है ये स्पेशल पार्ट होता है, ठीक है। आपके 12th लेवल में इतना सारा दे नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमानेंट मेमोरी और शॉर्ट मेमोरी दोनों चीजें अलग होती है। जैसे आप किसी चीज को याद करते हो, आपने देखा बहुत सारी दिन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जिनको हम याद नहीं रख पाते और वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो आपका ब्रेन भी उनको इंपॉर्टेंस ही देता नहीं है और हम सारी चीजें याद नहीं रखते। जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वो याद रहती है और कुछ मेमोरी ऐसी होती है जिसको शॉर्ट मेमोरी को हमको परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो इस शॉर्ट मेमोरी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। आप इसको क्या करते हो, बार बार रिवाइज करते हो। तो रिवाइज करने की वजह से आपके ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस, और वो हिप्पोकैम्पस पार्ट भी आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर का ही होता है, उसके अंदर ही जुड़ा हुआ रहता है। और जो हिप्पोकैम्पस पार्ट होता है उस मेमोरी को समझने लगता है, हाँ ना ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बार बार आ रही है और इसको हमको क्या करना है, स्टोर करना, और वो परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आपके ब्रेन का हिप्पोकैम्पस करता है, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ना नहीं है, वो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है और इतना डिटेल आपके दे नहीं रखा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, तो उसको ध्यान रखना कि शॉर्ट मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो इट परफॉर्म्स प्लानिंग, थिंकिंग, आर्ग्यूमेंट एंड मेमोराइजिंग। ये जो आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर का पार्ट होता है वो इतने सारे फंक्शन करता है। सेकंड इसका होता है इट रिसीव एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। इट रिसीव्स एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। जो आपके सेंस ऑर्गन होते हैं 5, ठीक है, उससे रिसीव करता है और उन इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद सीधा उसको क्या किसी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले क्या करेगा, रिसीव करेगा और इन इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज करने का मतलब होता है कि जो आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन है क्या उससे कोई कनेक्शन रखती है या उससे कोई रिलेटेड है। एनालाइज करने के बाद यानी सेंसरी ऑर्गन से जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको रिसीव और एनालाइज किया जाता है किसके अंदर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है। इट रिसीव एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आई, ईयर, नोज एंड नोज। ऐसे 5 होते हैं, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ लेंगे यहाँ पे। जस्ट स्मॉल एग्जांपल लाइक सेंसरी ऑर्गन्स। तो सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आई, ईयर एंड नोज, ठीक है। तो जो आपके इंफॉर्मेशन रिसीव और एनालाइज हो रही है, तो इट रिसीव्स एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आई, ईयर एंड नोज एंड परफॉर्म फंक्शंस अकॉर्डिंगली। और उसके अनुसार ये क्या करता है, काम करता है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन आपको बाहर से मिली है यानी सेंसरी ऑर्गन से आपने गेन की है, जैसे आपने कुछ देखा है तो उसको रिसीव और एनालाइज करने के बाद उसके अनुसार काम करने का काम कौन करता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर करता है। इट परफॉर्म्स प्लानिंग, थिंकिंग, आर्ग्यूमेंट एंड मेमोराइजिंग। इट रिसीव्स एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आई, ईयर एंड नोज एंड परफॉर्म फंक्शंस अकॉर्डिंगली। और उसके अनुसार ये क्या करता है, काम भी करता है, ठीक है क्या। इसके बाद जो थर्ड आपका फंक्शंस होता है वो क्या होता है, इट स्टार्ट्स वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड कंट्रोल इट, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि यहां पे जितनी भी वॉलंटरी एक्शंस होती है वो यहां से स्टार्ट होती है, तो वॉलंटरी कंट्रैक्शन एंड कंट्रोल इट, और इसको कंट्रोल करने का भी काम करता है। ये मेन फंक्शन होता है आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, ठीक है। अगर आपको फोरब्रेन के फंक्शन पूछा जाए तो उसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, स्मेल भी उसी के अंदर आ जाएगा, यानी डिटेक्शन ऑफ स्मेल। तो क्योंकि ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है, आपके फोरब्रेन का ही पार्ट होता है, तो आपको वो फंक्शन भी इसी के अंदर ऐड कर देना, क्योंकि डायरेक्टली आपको पूछा जाए। और डायनसेफेलॉन के जो फंक्शन पढ़ेंगे वो भी इसी के अंदर आपको ऐड करने हैं, ठीक है। तो आपको ये तीनों फंक्शन ध्यान रखने हैं, जैसे प्लानिंग, थिंकिंग, आर्ग्यूमेंट, मेमोराइजिंग। सेंसरी ऑर्गन से जो भी जितने भी आप चीजें गेन करते हो या इंफॉर्मेशन लेते हो उसको रिसीव और एनालाइज करने के बाद उसके अनुसार काम करता है ये, ठीक है। और इट स्टार्ट वॉलंटरी कंट्रक्शन एंड कंट्रोलिंग। ये होते हैं आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर के फंक्शन, ठीक है।
इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डायंसेफेलॉन, आपका जो थर्ड लास्ट पार्ट होता है आपके फोर ब्रेन का। इसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आपका जो तीसरा लास्ट पार्ट है वो है आपका डायंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन। और मैंने आपको बताया था डायंसेफेलॉन के अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं। आपको 2 ही पार्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन आप तीसरा पार्ट भी याद रखोगे क्योंकि 12th क्लास तक आगे तो जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो डायंसेफेलॉन जो होता है उसके अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एपिथैलेमस, एपिथैलेमस नाम से ही पता चलता है एपिथैलेमस यानी जस्ट अबोव पार्ट ऑफ थैलेमस। ठीक है, सेकंड पार्ट होता है इसके अंदर आपके थैलेमस। ठीक है, और लास्ट पार्ट होता है इसके अंदर हाइपोथैलेमस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस जो होता है वो क्या होता है आपका रूफ पार्ट, या फिर इसको कह सकते हैं रूफ पार्ट ऑफ थैलेमस, क्योंकि आपके थैलेमस के जस्ट अबोव प्रेजेंट होता है। ठीक है, रूफ पार्ट ऑफ थैलेमस, थैलेमस का अबोव वाला पार्ट होता है, यानी जो आपका थैलेमस है उसके जस्ट अबोव प्रेजेंट होता है आपका एपिथैलेमस। मैं आपको डायग्राम से शो कर देता हूं ताकि आप इजीली इसको समझ सके और मेमोराइज भी कर सके। तो आपकी जो सी शेप रिंग होती है यानी कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, ये आपकी क्या है कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, आपकी जो सी शेप रिंग है, सी शेप रिंग कॉर्पस कैलोसम, इसके जस्ट अबो जो पार्ट जुड़ा हुआ रहता है कुछ बल्जी इस प्रकार का, इसको कहा जाता है थैलेमस। इसको क्या कहते हैं थैलेमस। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको कहा जाता है थैलेमस। और इसके जस्ट अबो एक पार्ट होता है यानी कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, ये भी आगे से बल्जी होता है यानी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, और पीछे जाके ये एक बल्ब बनाता है ये भी। ठीक है, तो आगे वाला जो एंटीरियर पोर्शन होता है इसका, एंटीरियर पोर्शन, ठीक है, और ये पीछे वाला जो है वो पोस्टीरियर पार्ट है इसका। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये आगे वाला पोर्शन हो गया इसका, ये पीछे वाला बैक साइड पोर्शन हो गया पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका इसको कहते हैं एपिथैलेमस। इसको क्या कहा जाता है एपिथैलेमस। ठीक है, जो एपिथैलेमस का एंटीरियर पोर्शन होता है इसको कहा जाता है कोरोइड प्लेक्सिस। और इस नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा, कोरोइड प्लेक्सिस का अपना एक फंक्शन होता है। कोरोइड प्लेक्सिस क्या करती है सिक्रीट CSF, आपके सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करने का काम करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कोरोइड प्लेक्सिस जो होती है वो किसको सिक्रीट करती है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो मेन लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है, लिम्फ लाइक फ्लूइड होता है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था CSF के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एपिथैलेमस का एंटीरियर पोर्शन यानी कोरोइड प्लेक्सिस जो होता है वो सिक्रीट करता है किसको CSF को, और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसको कहते हैं मैमिलरी बॉडी, मैमिलरी बॉडीज। ठीक है, इसको मैमिलरी बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपर पार्ट एपिथैलेमस। इसके बाद जो होता है आपका वो होता है थैलेमस। और थैलेमस जो होता है, अगर एपिथैलेमस की बात करें तो रूफ पार्ट है थैलेमस का। और दूसरी बात, ये किससे बना होता है, तो एपिथैलेमस जो होता है वो कंप्लीटली नॉन नर्वस होता है, यानी इट इज पार्ट ऑफ पाया मैटर। जो आपकी पाया मैटर होती है यानी मेनिंजेस, उसका पार्ट होता है, यानी ये पाया मैटर से ही डेराइव होता है आपका एपिथैलेमस। इसलिए ये कैसा होता है नॉन नर्वस होता है। और इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो क्या होता है कोरोइड प्लेक्सिस होता है। और आप ये भी ध्यान रखना इसका पोस्टीरियर पार्ट भी मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको भी कोरोइड प्लेक्सिस ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये रूफ पार्ट हो गया सॉरी और ये मैमिलरी बॉडीज होगी एपिथैलेमस के अंदर। अपन बात करें थैलेमस की, तो थैलेमस क्या होता है, थैलेमस जो होता है आपका वो मास ऑफ जो आपका थैलेमस होता है वो आपके किस रीजन में प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन में, मेडुला रीजन। ठीक है, ये मेडुला रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है आपका थैलेमस। और थैलेमस जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है एक्ट एज ए रिले सेंटर, एक्ट एज अ रिले सेंटर, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आने के बाद वहां से किसको ट्रांसफर करता है सेरेब्रम को ट्रांसफर करता है, और वहां से हम उसके ऊपर
एनालाइज और इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, फिर डिटेक्ट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, एक्ट एज ए रिले सेंटर। तो जो आपका थैलेमस होता है वो क्या करता है, रिले सेंटर की तरह काम करता है। तो ये हो गया आपका एक नॉर्मल पार्ट, और इसके जस्ट नीचे नर्व्स अराइज होती है, नर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा बना हुआ रहता है इसके अंदर, ठीक है, जिसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। और ये आपके ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इसके नीचे जो नर्व्स अराइज हो रही है वो एक बंडल लाइक शेप्स बनाती है, इसको कहते हैं हम इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है, इसको इनफंडिबुलम कहा जाता है, ठीक है। और इसको कहते हैं, दूसरा नाम है इसका पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, ठीक है। तो ये जो इनफंडिबुलम वाला पार्ट होता है इसको पार्स नर्वोसा भी कहा जाता है, और यहीं से अराइज होती है आपकी दो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट, यानी जो आपके पिट्यूटरी पार्ट ये होता है इनफंडिबुलम और हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, ये जो स्ट्रक्चर अराइज होता है इसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, इसको कहा जाता है हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो इनफंडिबुलम और हाइपोफाइसिस मिलके आपके क्या बनाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों मिलके क्या बनाती है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। और उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है किसको, हाइपोथैलेमस को, और मास्टर ग्लैंड कहा जाता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ऐसा क्यों कहते हैं उसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये डायग्राम आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये वाला पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और उससे जस्ट नीचे अराइज होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो किससे बनी होती है, तो इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम जिसको पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, पार्स नर्वोसा, ये फर्स्ट पार्ट। और सेकंड होता है आपका हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ही पार्ट होते हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपकी एक ग्लैंड्स का निर्माण करते हैं, इसको कहते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इसको पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज नोन एज हाइपोथैलेमस, और आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्यों, क्योंकि अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब अदर ग्लैंड्स जो होती है उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम कौन करती है, पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी के सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करती है आपके हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और आपके एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। और फंक्शंस आपके जो है हाइपोथैलेमस के वो मैं आपको बता देता हूं। जो आपके लास्ट पार्ट है ये ब्रेन का डायनेन्सेफेलॉन, उसके अंदर जो हाइपोथैलेमस है उसके फंक्शंस अपन पढ़ लेंगे। यानी फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के फंक्शन जो होते हैं, इट कनेक्ट्स या इट connection is connection between nervous system and endocrine system। आपके जो ग्लैंड का सिस्टम होता है उन और आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसके बीच का क्या होता है, ये कनेक्शन होता है। हाइपोथैलेमस इज अ कनेक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों के बीच का क्या होता है, ये कनेक्शन होता है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है और नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है आपके, ठीक है। और सेकंड इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो हमेशा पूछा भी जाता है, इट एक्ट एज ए थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी, थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी। आपकी जो बॉडी होती है उसका ये थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट मतलब मेंटेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है जो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यानी मेंटेन बॉडी
टेम्परेचर, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके बाद इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इट कंट्रोल्स, और जो आपकी स्वेटिंग है, ब्लड प्रेशर है, इनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। इट कंट्रोल्स या इट परफॉर्म्स, इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके बाद आपके साल्विएशन, मतलब आपके जो सलाइवा निकलता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे आप कुछ खाना खाते हो तो जो अंदर से फ्लूइड रिलीज होता है माउथ के अंदर, जिसको हम सलाइवा कहते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद आपके स्वेटिंग, आपका जो पसीना निकलता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। और आपका जो पसीना जो होता है वही क्या करता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इसलिए थर्मोस्टेट का भी काम करता है, और इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, साल्वेशन एंड स्वेटिंग, आपके जो पसीना निकलता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और लास्ट है इट सीक्रेट न्यूरो हॉर्मोन्स, इट सीक्रेट न्यूरो हॉर्मोन्स, ये न्यूरो हॉर्मोन्स को भी सीक्रेट करने का काम करता है। इसलिए इसको एंडोक्राइन सिस्टम का और नर्वस सिस्टम के बीच में कनेक्शन माना जाता है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है और आपके नर्वस सिस्टम का भी पार्ट होता है, जो ब्रेन के अंदर भी मेन फंक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो आपको ये फंक्शन इसके पता होना चाहिए, क्या इस कनेक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और या एंडोक्राइन सिस्टम, और ये थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी होता है, यानी आपकी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है। इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, साल्वेशन एंड स्वेटिंग, इट सीक्रेट न्यूरो हॉर्मोन्स, आपकी बॉडी के अंदर ये न्यूरो हॉर्मोन्स को भी सीक्रेट करने का काम करता है। ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस, यानी आपका फोरब्रेन यहीं पे क्या हो जाता है, खत्म होता है। ठीक है, और हम स्टार्ट करेंगे अब मिड ब्रेन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका होगा मिड ब्रेन, जिसको मेसेंसेफेलोन भी कहा जाता है, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था इसका। ठीक है, और इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑप्टिक लॉब्स और दूसरा होता है सेरेब्रल पेडेंकल्स। ठीक है, सेरेब्रल पेडेंकल्स। तो आपका जो सेकंड पार्ट अपन पढ़ेंगे वो है मेसेंसेफेलोन। मेसेंसेफेलोन, मेसेंसेफेलोन को क्या कहा जाता है, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, दो। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, और वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका ऑप्टिक लॉब्स। ठीक है, ऑप्टिक लॉब्स, और दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर सेरेब्रल पेडेंकल्स, सेरेब्रल पेडेंकल्स। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली दो पार्ट होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट, एक होता है ऑप्टिक लॉब्स और दूसरा होता है सेरेब्रल पेडेंकल्स। इतना ज्यादा इसके अंदर डिटेल में जाना नहीं है। ऑप्टिक लॉब्स यानी ऑप्टिक से ही हम जानते हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन, तो ये वाला जो पार्ट होता है आपके विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन आपको कुछ ध्यान रखना है इसमें, इसके जो ऑप्टिक लॉब्स है इसको क्या कहा जाए, इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना, ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना, इसको ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना भी कहते हैं। ठीक है, और हम नाम से जानते हैं क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्री मतलब क्या होता है, चार। ठीक है, तो इसके अंदर चार पार्ट होते हैं, ऐसे रीजन सल्साई और गायराई जैसे हमने पढ़ा था, वैसे ही फिशर की वजह से इसके अंदर 4 पार्ट हो जाते हैं, 2 सुपीरियर और 2 इंफीरियर। ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना भी कहते हैं। उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, ऊपर वाले पार्ट, और फिर यहां से एक फिशर गुजरती है जो इनको डिवाइड करने का काम करती है, जिसकी वजह से नीचे 2 पार्ट और बन जाते हैं। ठीक है, वो कुछ ऐसा बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इन 2 पार्ट्स को कहते हैं हम सुपीरियर ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना या सुपीरियर कैनिकुलाई, सुपीरियर पार्ट, और नीचे वाले जो होते हैं आपके इंफीरियर कैनिकुलाई या इंफीरियर पार्ट। ठीक है, जिसकी वजह से इसको ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना भी कहते हैं। तो यूं नहीं हो जाएगा ऑप्टिक लॉब्स पढ़ाया सर ने, ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना क्यों नहीं पढ़ाया, तो ऑप्टिक लॉब्स को ही ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 लॉब्स बने होते हैं, 4 लॉब डिफरेंशिएट नहीं होते, लेकिन वो फिशर की वजह से हमको 4 लॉब्स नजर आते हैं, जिसकी वजह से इसको ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना भी कहा जाता है। इसका जो फंक्शंस होता है, मेन इसका फंक्शन होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन, नाम से ही पता चलता है ऑप्टिक। ठीक है, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन।
ये आपके देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आपका ऑप्टिक लोब जो होता है वो मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर विजन। इसके बाद है आपका सेरेब्रल पेडिंकल्स, जो भी पार्ट होता है किसका, मिड ब्रेन का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, तो ये लॉन्ग होता है, लॉन्ग एंड लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है। तो आपका ये लॉन्ग होता है और लॉन्जिट्यूडिनल होता है। दूसरी बात, इसके अंदर 9 फाइबर्स होते हैं। ये किससे बना होता है, 9 फाइबर से या 9 बैंड्स, 9 बैंड्स या 9 फाइबर से ये बना होता है। जो 9 फाइबर्स होती है उसी को 9 बैंड्स कहा गया है, यहाँ पे 9 फाइबर्स। तो जनरली हम इसको 9 बैंड्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग होता है, लॉन्जिट्यूडिनल होता है, 9 बैंड्स इसके अंदर या 9 बैंड से बना हुआ रहता है, यानी 9 फाइबर से बना हुआ रहता है, ठीक है। और इसका जो फंक्शंस होता है वो इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन होता है, इट कोऑर्डिनेट बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, मतलब आपके फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को क्या करता है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इट कोऑर्डिनेशन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये फोर ब्रेन आपका हाइंड ब्रेन के अंदर क्या करता है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लास्ट क्लास में हमने एक नए लेसन को स्टार्ट किया था। जब हमारी पिछली क्लास हुई थी, प्रीवियस क्लास, उसके अंदर हमने लेसन नंबर 23 रेस्पिरेशन को स्टार्ट किया था। और किसका रेस्पिरेशन, ह्यूमंस का रेस्पिरेशन, मानव के अंदर श्वसन तंत्र या मानव का श्वसन तंत्र, ये लेसन अपना नया प्रारंभ हुआ था। और इसको क्यों प्रारंभ किया आपने, क्योंकि इससे पहले अपन पाचन पढ़े थे और पाचन होने की प्रक्रिया के बाद ही श्वसन की प्रक्रिया से ही उस भोजन का या उस पचित भोजन का, उस डाइजेस्टिव फूड का ऑक्सीडेशन हो पाता है। इसीलिए इस लेसन को उसके साथ कनेक्ट कर रखा है ना। जब तक हम ऑक्सीजन को उस फूड से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक उस फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, और उस फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक हमें एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी को प्रोवाइड की जाती है वो नहीं मिल पाएगी, है ना। तो श्वसन की प्रक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। कल मैंने श्वसन का प्रोसेस और इसकी डेफिनेशन लिख के आपको बता दी थी कि डेफिनेशन में प्रोसेस क्या थी, कि एक बार फिर से दोहरा देता हूँ मैं आपको, कि श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो भोजन ले रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हैं, उसके पाचन होने के बाद उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीक्रीशन होता है। ऑक्सीकरण होने के बाद ऊर्जा की प्राप्ति होना ही श्वसन की प्रक्रिया कहलाता है। तो श्वसन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है ना। जैविक प्रक्रिया के माध्यम से ही इस श्वसन से हमें ऊर्जा मिल पाती है, क्योंकि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए, एक्टिव फॉर्म में रहने के लिए रेगुलरली एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और वह एनर्जी हमारे इस श्वसन की क्रिया के पश्चात ही मिलती है। तो सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त जैव क्रियाओं के संचालन के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा हमें भोजन के ऑक्सीकरण के पश्चात मिलती है, और वह भोजन का ऑक्सीकरण इस श्वसन की प्रक्रिया के पश्चात होता है। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी। ऑक्सीकरण कैसे होता है ये मैंने आपको बताया था, कि मान लो हमने भोजन की लिया और उस भोजन पचित का भाग था ग्लूकोज, क्या था, ग्लूकोज, और इसे हमने किससे जोड़ा था, ऑक्सीजन से। और जब ऑक्सीजन से किसी कंटेंट को जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन होना, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो उस ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के माध्यम से ही, ओ के जुड़ने के माध्यम से ही फूड का ऑक्सीकरण होता है। तो इसके ऑक्सीडेशन होने से क्या बन गया अपने पास, ये चीज़ बन गई। तो CO2 हमने क्या किया, ब्रीथिंग सिस्टम से हमने एक्सेलेशन कर दिया, है ना, निश्वसन कर दिया। उच्च श्वसन, निश्वसन, ऐसी प्रोसेस आएगी, भी विधि आएगी। दो तरह की विधियाँ अपन पढ़ेंगे। उच्च श्वसन जिसे कहते हैं इनहेलेशन, एक्सेलेशन सॉरी, और निश्वसन जिसे कहते हैं इनहेलेशन, एक अंदर लेना और एक बाहर छोड़ना। इसमें 5 सेकंड का समय लगता है, अंदर लेने में 3 सेकंड, बाहर निकालने में 2 सेकंड, एक बार की प्रक्रिया में 5 सेकंड, और टोटल हम 1 मिनट के अंदर 12 से 14 बार की प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या होती है, एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन, लेना और छोड़ना। तो ये हमने लिया
और ये हमने छोड़ा। तो CO2 तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में छोड़ दी, है ना, जल वाष्प के रूप में चला गया। और ऊर्जा की जो हमें प्राप्ति हुई, वो ऊर्जा की प्राप्ति हमें विभिन्न कार्यों के लिए ली जाती है। शायद कहा जाता है 686 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है एक बार फूड के ऑक्सीडेशन से। तो ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो मैं आपको ऑक्सीकरण कैसे होता है डेफिनेशन के तौर पे समझा रहा हूँ। इससे आगे अपन चलते हैं कि श्वसन कितने प्रकार का होता है ना। श्वसन कितने प्रकार का देख लेते हैं अपन, श्वसन के प्रकार, है ना। तो श्वसन के प्रकार देखते हैं अपन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार का है? श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन। क्या होता है? एक तो होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन। इस आंतरिक श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताता हूँ। कोशिकीय श्वसन, इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। कोशिका मतलब सेल, कोशिकीय हो गया, सेल्यूलर हो गया, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसी को इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। देखो कितने सारे नाम आ गए ना। इसको एक्सटर्नल बोलेंगे, बाह्य का मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके अंदर 2 चीज़ें आती है, एक तो ब्रीथिंग आता है, ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग, और एक आता है वेंटिलेशन, लेना और छोड़ना। तो बाह्य श्वसन को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आंतरिक श्वसन को क्या बोलते हैं? सेलुलर या कोशिकीय रेस्पिरेशन। तो बाह्य श्वसन क्या होता है? बाह्य श्वसन मतलब होता है कि प्राणी की कोशिकाओं द्वारा O2 को ग्रहण करके CO2 को वातावरण के अंदर निकालना। क्या? प्राणियों की कोशिकाओं के द्वारा O2 को ग्रहण करके CO2 को एनवायरनमेंट के अंदर निकालना बाह्य श्वसन कहलाता है। तो क्या आ गया इसके अंदर? इसकी प्रोसेस में मैं देखो क्या कर रहा हूँ, O2 को ग्रहण करना, क्या लिखा है? O2 को ग्रहण करना, CO2 को छोड़ना। क्या कहा मैंने? O2 को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना, ठीक है, क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। क्योंकि वातावरण से कनेक्ट है। बाह्य श्वसन कहाँ कनेक्ट है? आपके वातावरण से, है ना, एनवायरनमेंट से कनेक्ट है। तो प्राणी हो या जीवित चीज हो या जीवित सेल हो, जीवित कोशिका हो, प्राणी हो, जंतु हो, जीव हो, कोई से भी हो ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या करना? बाह्य एनवायरनमेंट से O2 को लेना और उसी बाह्य एनवायरनमेंट पे CO2 को छोड़ देना। क्योंकि हमारा ब्रीथिंग सिस्टम क्या कहता है? टेक O2 एंड रिलीज CO2। तो दिस वे इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन 2 तरह का बताया मैंने आपको। एक तो बताया ब्रीथिंग वाला और एक बताया वेंटिलेशन वाला, संवातन। ब्रीथिंग मतलब श्वास, ब्रीथ श्वास लेना, श्वसन। तो वेंटिलेशन मतलब क्या हो गया? क्यों नाम दिया इसको वेंटिलेशन? चले बताते हैं अपन। वेंटिलेशन नाम क्यों है इसका? ठीक है, वेंटिलेशन मतलब क्या होता है?
खिड़की दरवाजे के ऊपर जो जालियाँ लगती हैं उसको बोलते हैं वेंटिलेशन, जिसके अंदर क्या होता है, हम जितनी भी हल्की गैसों को छोड़ते हैं वो उसी गैस वेंटिलेशन के थ्रू क्या होती है, बाहर जाती है, इसलिए इसका नाम रखा है वेंटिलेशन। तो ब्रीथिंग में क्या होता है, जो गैस हम लेते हैं वो नमी वाली होती है, नमी युक्त होती है ना, तो इसीलिए वो क्या होती है, तली में रहती है, नीचे की सतह में रहती है ना। जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, तो सांस लेना हमारा भारी क्यों हो जाता है, पता है आपको, क्योंकि O2 की जो रेट है वो कम होती जाती है, तो इसलिए वहाँ सांस लेना भारी हो जाता है। वहाँ सारी हल्की गैसें मिलती हैं, CO2 एनवायरनमेंट की पॉल्यूटेड गैसें मिलती हैं, तो वहाँ एयर प्रेशर भी रहता है, प्लस जो प्योर ऑक्सीजन हम लेते हैं उसका भी नामो निशान नहीं होता। जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह चढ़ते हैं जो पर्वतारोही होते हैं ना, माउंटेनर्स होते हैं, वो जो पर्वतारोही होते हैं वो जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो अपने साथ गैस का सिलेंडर लेके क्यों जाते हैं, क्योंकि पहाड़ पे गैस नहीं है क्या, तो पहाड़ पे भी गैस है, लेकिन वो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो नहीं है, वहाँ इतने दबाव में और इतनी ऊंचाई पे वो गैस नहीं होती, क्योंकि वो नमी वाली गैस क्या होती है, नीचे की तलहटी में ही होती है। तो ब्रीथिंग सिस्टम जो होता है वो हमारे तलहटी में चलता है। वेंटिलेशन क्यों किया गया, क्योंकि हल्की गैस है ये बाहर ऊपर उठ के बाहर निकलती है, इसलिए CO2 को छोड़ना वेंटिलेशन, O2 को लेना ब्रीथिंग। तो ये दो तरह का हो गया बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन क्या होता है वो समझते हैं अपन, कि आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन क्या है, या सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। जब हमने O2 को अंदर ग्रहण किया, कहाँ गई वो, लंग्स के अंदर। हमारा एक ब्रीथिंग पाथ है, क्या है, ब्रीथिंग पाथ है, उस पाथ को मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगा। नासा छिद्र, नासा द्वार, नासा गुहा, है ना, नोस्ट्रेल, तो नासाल कैविटी, फिर अंदर जाओगे तो गुहा आएगी, आपके ग्रसनी आएगी, कंठ ग्रसनी आएगी, है ना, फिर श्वसनिका आएंगी, श्वसन कुपिकाएँ आएगी, श्वसन वाहिनी आएगी, फिर श्वसनिका आएगी, फिर आपके फेफड़े आएंगे। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अंग है हमारे श्वसन का वो कौन है, लंग्स या फेफड़े। उन्हीं के माध्यम से श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है। वही हमारे शरीर के श्वसन के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। कौन, फेफड़े या लंग्स। कितने होते हैं, एक जोड़ी। कितने, एक जोड़ी यानी दो, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, और दोनों जो लंग्स हैं वो हमारी पसलियों के अंदर धसे हुए हैं, फंसे हुए हैं अंदर की तरफ है। इसलिए ये पसलियाँ है ना, ये रिब केज है ना, कार्टिलेज सिस्टम, आप उसका प्रोटेक्शन करता है। कोई मुक्का मारता सीधा लंग्स पे नहीं लगता है ना, हड्डियों पे लगता है। वो हड्डियाँ कौन सी है, आपके रिब केज की है, पसलियाँ हैं, तो उसी में वो चोट होती है ताकि वो अंदर प्रोटेक्ट, मस्कुलर ऑर्गन सारे प्रोटेक्ट उसी में रहते हैं। तो जितने भी बॉडी के मस्कुलर ऑर्गन्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, और इंटरनल जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं वो सारे मस्कुलर है ना, मांसल भाग है। जैसे लंग्स ले लो, हृदय ले लो, किडनी ले लो, है ना, अग्नाशय ले लो, आमाशय ले लो, है ना, सारी लीवर ले लो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट, और सारे मस्कुलर पार्ट हैं। तो आंतरिक श्वसन में क्या है, कोशिकीय श्वसन कहते हैं इसको। कोशिकीय श्वसन क्यों कहते हैं, कि जब हमारे द्वारा श्वसन में ली गई ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच जाती है, तो लंग्स में पहुंचने के बाद वो उसकी कोशिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। एवरी पार्ट ऑफ द सेल ऑफ योर बॉडी, है ना, हर एक बॉडी के ऑर्गन तक, हर एक बॉडी की सेल्स तक पहुंचती है। कौन, वो ऑक्सीजन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर या कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये इंटरनल प्रोसेस है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेने के बाद उसका यूटिलाइजेशन वाली प्रोसेस है, उसके उपभोग वाली प्रोसेस है, क्योंकि यही ऑक्सीजन उस लंग्स से रुधिर के अंदर मिलके हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचती है, पूरी कोशिकाओं तक पहुंचती है, पूरी सेल्स तक पहुंचती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है आपका दो तरह का है। कितनी तरह का, दो तरह का। कितने तरह का, दो तरह के, है ना। इसमें क्या लिख दूं पहले, O2 का उपयोग, थोड़ा सा लिख दे दो इसके अंदर। क्या लिखो, O2 का उपयोग तथा CO2 और ATP के
उत्पादन संबंधी श्वसन को कोशिकीय या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? O2 का उपयोग तथा CO2 और ATP के उत्पादन, मतलब O2 का उपयोग अपन ने बॉडी के इंटरनल पार्ट में कर लिया। अब CO2 और ATP तो ऊर्जा के रूप में उत्पादित हो जाएगी जो हमारे शरीर के लिए काम आएगी, और CO2 जो उत्पाद है वो CO2 उत्पाद क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो गया, O2, CO2 और ATP का योगदान हो गया। अब ये इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो आपका 2 प्रकार का है। लिख लेता हूँ मैं आपको कौन कौन से 2 प्रकार हैं, बता देता हूँ। आपका जो आंतरिक श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसके 2 टाइप हैं। 2 टाइप कौन कौन से मैं बता दूँ आपको। पहला है ऑक्सी श्वसन, और दूसरा है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये होती है जो जितने भी बड़े जीव हैं, जैसे हमारे जैसे बड़े जीवों के अंदर, इसका उदाहरण कौन सा, बड़े जीव। ये कौन सी प्रक्रिया है, ये ईस्ट बैक्टीरिया, इनके अंदर ईस्ट बैक्टीरिया इनके अंदर होती है एनएरोबिक, क्योंकि इनका जब रेस्पिरेशन होता है तो इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए लगाया आ मीन्स नहीं। तो ये क्या है, विदाउट ऑक्सीजन की चलने वाली रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, और ऑक्सी में क्या है, विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, ऐसा श्वसन जिसमें श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की मौजूदगी या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है ना, उसे कहते हैं अपन ऑक्सी श्वसन। और अनाक्सी श्वसन किसे कहते हैं, जिसमें श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इसे बोलते हैं एरोबिक। अब इसमें क्या हो गया रिएक्शन में, देखो ये फूड आपका ग्लूकोज हो गया, ये ऑक्सीजन हो गई, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में बन गई, जल बन गया, और जो ऊर्जा की प्राप्ति होगी वो हमने कहाँ के ली, हमारे कई सारे कार्यों को करने में हमने ऊर्जा की प्राप्ति कर ली। तो ये क्या है, ग्लूकोज, और ये क्या लगा हुआ, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लगा हुआ जब होता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, जो हमारे अंदर चलने वाली प्रक्रिया है, जो बड़े जीवों के अंदर चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमारे आसपास के वातावरण में रहने वाले जीवों की प्रक्रिया वो होती है ऑक्सी श्वसन या ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो इसमें क्या बनता है, ग्लूकोज का बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल। क्या बनता है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, है ना, 2C2H5, ये एथेनॉल भी बोल सकते हो या एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हो। तो इसका निर्माण हो जाता है, प्लस बाहर क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये बिना ऑक्सीजन के चलती है, ये ऑक्सीजन के चलती है, इसीलिए इसको ऑक्सी और इसको अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है। तो ये आंतरिक श्वसन के 2 प्रकार थे जो पढ़ लिए, इनको आगे भी विस्तृत अपन देखेंगे। इसके आगे अपन क्या देखेंगे, एक तो श्वसन की क्रियाविधि, उसका डायग्राम, और कुछ अन्य बातें श्वसन के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा वेक्टर है। अब वेक्टर से आप लोग क्या समझते हैं, जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, भौतिक राशियों की बात करते हैं, तो अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे वेट है, हाइट है, स्पीड है, एनीथिंग, टेम्परेचर है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अब इनमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हम स्पीड कहते हैं कि कोई बस है वो चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो हमने सिर्फ कहा 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया
कि जो बस है किस डायरेक्शन में चल रही, किस रोड पर चल रही, नथिंग, सिर्फ ये एक मैग्नीट्यूड है। तो जब भी किसी राशि में सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको तो बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। और जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, दिशा भी ज़रूरी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जो चीज़ ऑलरेडी आपको पता है। अब जैसी बात करें फोर्स की, तो फोर्स में ज़रूरी है कि फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, बट वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जब वेक्टर्स की बात की जाती है, अब मैथमेटिक्स में वेक्टर्स को क्यों बताया गया, क्योंकि सेम चीज़ें ही दोनों सब्जेक्ट में चलती है। अब वेक्टर्स क्या है, जब जैसे कोई पार्टिकल है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, तो उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, ए से बी की तरफ गया। तो अगर मैं इसको विद डायरेक्शन बताऊं तो ये हो गया ए बी। उसको डिनोट करने का तरीका ये होता है, किसी भी वेक्टर को शो करना है तो उसके ऊपर एरो बताना रहता है। और उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पर मोड यूज़ करते हैं। अब ए बी से पता चलेगा कि जो भी पार्टिकल है या फिर जो भी मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी है। अगर ऐसा लिखा है बी ए, दैट मीन्स बी टू ए। अब इसके बाद जो है, ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट जो ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पर वेक्टर्स के कुछ टाइप दे रखे हैं आपकी बुक में, वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो उसमें जैसे फर्स्ट वेक्टर जो आपका आता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट जो वेक्टर आता है दैट इज यूनिट वेक्टर, जिसको आप कहते हैं इकाई सदिश। अब नाम से ही क्लियर है, यूनिट वेक्टर दैट मीन्स एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है, जैसे मान लेते हो कोई वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड अगर तो यूनिट होगा 1 होगा, तो ये जो वेक्टर ए होगा उसको कहेंगे यूनिट वेक्टर। इसको डिनोट करने के लिए एक और चीज़ यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर तो मैंने लिखा था कि दैट इज़ यूनिट वेक्टर, बट डायरेक्टली अगर बताना हो कोई वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो कैसे बताएंगे, जैसे कोई ए वेक्टर यूनिट है तो इसके ऊपर कैप यूज़ किया जाता है। ए कैप मतलब ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। बी कैप सी कैप। अब ये तीनों क्या है, ए की डायरेक्शन में, किसी वेक्टर ए की डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो ए कैप, वेक्टर बी की डायरेक्शन में है तो उसको कहेंगे बी कैप, और वेक्टर सी की डायरेक्शन में है तो उसको सी कैप कहेंगे। यूनिट वेक्टर के बाद में आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर जैसे आपका नल मैट्रिक्स था, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर 0। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, नल वेक्टर दैट मीन्स शून्य सदिश किसी भी वेक्टर ए को, किसी भी सदिश ए को हम नल वेक्टर कहेंगे या फिर शून्य सदिश कहेंगे अगर तो उसका मैग्नीट्यूड जो आ रहा है दैट इज 0 या फिर नल वेक्टर कुछ भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर तो जैसे मैंने सिर्फ ए ही यूज़ किया। अब अगर यहाँ पर डायरेक्शन पूरी बतानी हो, अगर आपके पास में एक पूरी की पूरी लाइन है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट में, तो मुझे डायरेक्शन बतानी ये, तो मैं क्या लिखूँगी इसको ए बी। तो इसी तरीके से ऐसा भी लिख सकती हूँ, आपका जो ए बी होगा वो नल वेक्टर होगा अगर उसका मैग्नीट्यूड जो है 0। अब इसमें एक और चीज़ है जो मैंने आपको नहीं बताई, जो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिखाई थी, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अगर तो 1 होगा तो वो यूनिट वेक्टर रहेगा, और उसका फॉर्मूला जो रहता है यूनिट वेक्टर का दैट इज ए कैप यूनिट वेक्टर
दैट इज इक्वल टू जो भी आपका वेक्टर है अपॉन, मतलब किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर हमको निकालना है तो क्या तरीका रहेगा, मान लेते हैं कोई ए जो है कोई वेक्टर है, उसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका कैप निकालना है, ए कैप दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट नहीं है, मॉड है यानी कि मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो हम आगे वाली स्टेप में सीख लेंगे। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। इसी तरीके से अगर वेक्टर बी का निकालना है तो वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरीके सी है तो सी कैप हो जाएगा, जेड है तो जेड, जो भी वेरिएबल होगा उसकी जगह ये यूज़ कर लेंगे। इसके बाद आते हैं लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स जो होते हैं समदिश सदिश जिसको कहते हैं, समदिश। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स या फिर दो से ज़्यादा वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो सेम हो, डायरेक्शन सेम हो तो हम क्या कहेंगे उसको, दैट इज कॉल्ड लाइक वेक्टर। डायरेक्शन सेम का मतलब इफ वेक्टर ए बी इज लाइक दिस और ये वेक्टर सी डी है, ये ऐसा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम उनको कहेंगे लाइक वेक्टर्स। अब इसके बाद जो आते हैं वो इक्वल वेक्टर्स। और वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, इक्वल वेक्टर्स तब कहेंगे जब उनके डायरेक्शन के साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो अब हम उसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। अब ये जो है स्टार्टिंग का है, इसमें सिर्फ लेसन का इंट्रोडक्शन ही हो पाया। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम इसके एग्जाम्पल्स और जो भी थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।